स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का खुशबू एकेडमी चैनल में। मैं आप सभी को आज फ्रेंड्स बताने वाली हूँ जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपका रहता है तो आप उसमें जो है जीके जीएस जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी एग्जाम में आप सभी लोग जो है जीके जीएस की तैयारी करते हैं। जीके जीएस होता है फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सभी एग्जाम में आपको जीके जीएस के जो है 30 से 40 क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो कल की क्लास में फ्रेंड्स मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे वो फ्रेंड्स करवाए थे मैंने आपको, यानी कि साइंस के क्वेश्चन करवाए थे। साइंस में मैंने आपको बायोलॉजी और उसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कल की क्लास में करवाए थे। बहुत से बच्चों ने कल की क्लास में जो है फ्रेंड्स जो है अपना अपना कमेंट दिया था कि आप लोगों में से कितने लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कल के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कल का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 60 था। क्वेश्चन नंबर 60 क्या था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। ठीक है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया था सल्फाइड, सेकंड ऑप्शन दिया था पैक्टीन, थर्ड ऑप्शन था सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में से फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का यूज किया जाता है। जेली जो होती है, जेली जैसा कि आप सभी लोग खाते होंगे ना, आपका टॉफ़ी वाला भी जेली आता है। ठीक है, और जैसे कि आम का जो जेली आप लोग खाते हैं, जो पके हुए आम का जेली बनाया जाता है जिसको आमड़ा बोलते हैं, उसको भी जेली बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेंड्स शर्करा परिरक्षण का प्रयोग करके, ठीक है, उसमें क्या होता है शर्करा, आप लोग जेली खाए होंगे तो आपको खट्टा मीठा जो है उसका स्वाद लगा होगा ना, तो उसमें जो होता है फ्रेंड्स शर्करा होता है। ठीक है, शर्करा की वजह से तो इसमें आपका जो है शर्करा नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है फ्रेंड्स आपका कह रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ठीक है, यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो आप में से बताइए किसको पता है कि भारत छोड़ो को नारा किसने दिया था। बताइए आप में से जिस किसी को पता है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। बताइए कितने लोगों को पता है आप में से भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था। कितने लोगों को पता है बताइए भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था। आंसर कमेंट करके बताइए जिसको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन रहेगा जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन रहेगा यूसुफ मेहर अली, डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ए ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। भारत छोड़ो का, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी ने, सेकंड आंसर जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन यूसुफ मेहर अली, डी और ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताइए जो है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं वर्ष 2017 में देश ने भारत छोड़ो, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस दौरान इस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें भारत छोड़ो का नारा भी शामिल था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए यूसुफ मेहर अली का नाम लिया। दरअसल मेहर अली ही वह शख्स थे जिन्होंने क्वाइट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो यूसुफ मेहर अली यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि किसके किसके यहाँ पानी बरस रहा है, मौसम कैसा है आप लोगों के यहाँ, एक बार बताइए आप लोग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 62 की। तो क्वेश्चन नंबर 62 में फ्रेंड्स दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 में फ्रेंड्स कह रहा है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा प्रथम नेता था जिन्होंने क्या किया, मजदूर आंदोलन को संगठित किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन कह रहा है बीपी बलिया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एनएम लोखंडे, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है इसमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम भी तो बेरोजगारी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस टाइम भी फ्रेंड्स क्या है, इस टाइम में बहुत से आंदोलन देखिए चलाए जा रहे हैं। अभी जैसा कि देखिए नेपाल में भी जो है, नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत स्थिति वहाँ की सोचनीय है, बहुत ज़्यादा बेकार है वहाँ की स्थिति जो है फ्रेंड्स। इसी प्रकार फ्रेंड्स अपने जो अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में भी ऐसे कई इलाके हैं, कई जगह हैं जहाँ पे जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी जो है राज्य जो है पूरे बह गए हैं बाढ़ में।
पूरा पानी भरा हुआ, जैसे कि पंजाब हो गया, आपका बिहार हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की स्थिति खराब है, उत्तराखंड हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार फ्रेंड्स हम बात करेंगे 62 क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसमें पूछा गया है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन है जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको मैंने जैसे ऑप्शन दिया था बीपी बलिया, लाला लाजपत राय, एन एम लोखंडे, एन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1890 की जो बम्बई मिल थी, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे? बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन, भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक जो हैं वो एन.एम. लोखंडे, ठीक है। कौन थे फ्रेंड्स? एम.एन. लोखंडे थे, जिन्होंने नारायण मेधाजी लोखंडे थे, ठीक है। तो इनका नाम क्या था फ्रेंड्स? नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है, जिनको एन.एम. लोखंडे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 फ्रेंड्स देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 में फ्रेंड्स कह रहा है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा, इसके पहले जब मैंने क्लास में आपको बताया था, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जब मैंने आपको बताया था ना कि तो उस टाइम पे मैंने आपको जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय, जितने भी गोलमेज सम्मेलन थे, सारे गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जितनी भी क्लासेस मैं आपको देती हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जितनी भी क्लासेस मैं आपको पढ़ाती हूँ सारी क्लासेस को आप लोग ध्यान से देखा करिए, ठीक है। तो देखिए जो 63 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदिति वर्ल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया महादेव देसाई, सेकंड ऑप्शन दे दिया गया है प्यारे लाल नैयर, एंड सी ऑप्शन दे दिया है मदन मोहन मालवीय, एंड डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है तो बार बार बताना ना पड़े, आप लोग भी जो है क्लास को ध्यान से देखा करिए। बताइए जिसको भी पता है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बताइए किसको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है जो नाम तो दिया गया है इसमें से कोई किसी ने भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। भारत की जो संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1930 को, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें क्या होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को आयोजित हुआ था, और जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने किसकी तरफ से भाग लिया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जो है भाग लिया था। और कुछ अन्य नेताओं ने भी क्या हुआ था, भाग लिया था, जिसमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम बिरला एवं मीराबेन शामिल थी, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स वो 1932 में आयोजित हुआ था, और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। आप लोगों को समझ में आ गया इसमें उपयुक्त में से ये आपका है, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसने किसने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था, जो कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में फ्रेंड्स कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है कि सबसे कम उम्र का ऐसे कौन से भारतीय व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है आनंद मोहन बोस, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, इनमें से कोई नहीं, फिर इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स अपना कमेंट करके बताइए इसमें आंसर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सबसे कम आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, ठीक है। नाम बताइए किसको पता है, सभी लोग नाम बताइए किसको पता है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा 64 क्वेश्चन में नंबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी जी थे, और 1885 मुंबई में थे, ठीक है।
जबकि अगर हम बात करें, जबकि आनंद मोहन बसु जो है वो 1898 मद्रास अधिवेशन के, भूपेंद्र नाथ बसु जो है 1914 में मद्रास अधिवेशन के, और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो 1923 ईस्वी में दिल्ली विशेष अधिवेशन के, तथा जवाहरलाल नेहरू जो है फ्रेंड्स ये जो है 1929, 30, 36, 37, 1951 और 1953 तथा 1954 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी इसमें जो है आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है फ्रेंड्स, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है बेबेल योजना जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसको किसको पता है, बेबेल योजना जो है ये किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए, बेबेल योजना जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई। पहला ऑप्शन कह रहा है 1942 में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1942 में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1943 ईस्वी में। एंड आपका जो है थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1944 ईस्वी में। डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा। अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, किसको किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई, बताइए आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, बेबेल योजना जो है ये किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। अपना जो है फ्रेंड्स आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, बेबेल योजना जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई। 65 क्वेश्चन नंबर में अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 17 का ए बी सी डी ई कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको समझा दूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ, ठीक है, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ क्या होता है, विजयी हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, तत्पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय बेबेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए। ठीक है, मार्च 1945 में क्या करते हैं, ये जब इंग्लैंड जाते हैं तब वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी के साथ भारत के बारे में सलाह मशवरा किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 25 जून 1945 को जो बेबेल योजना, ठीक है, बेबेल योजना के बारे में आपको बता दूं कि बेबेल योजना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स बेबेल योजना जो है, बेबेल योजना के तहत ही 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे है, कह रहा है चटगांव। ठीक है, चटगांव आर्मी अमरी रेड इनमें से कौन संबंधित था। पहला ऑप्शन कह रहा है सूर्यसेन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। चटगांव आर्मी रेड इनमें से कौन संबंधित था। तो देखिए फ्रेंड्स सूरसेन। ठीक है, इसमें आंसर आपका क्या होगा, सूरसेन। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सूरसेन। यानी कि यहाँ पे ध्यान से आप सभी लोग सुनिए, सूरसेन जो है, देखिए सूरसेन जो है 1894 से 1934, ठीक है, 1894 से 1934 जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के ये क्या थे, महान क्रांतिकारी थे, और उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी की थी। किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी, ये कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको उस टाइम पहले ही बताया। और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व भी किया था, किसने फ्रेंड्स, सूर्यसेन ने। ठीक है, कमेंट करके आप लोग भी बताया करिए। अच्छा, अपना नाम ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपसे कह दूँ कि चटगांव शस्त्रागार कांड में के मुख्य शिल्पी मास्टर जो हैं सूर्यसेन ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नामक एक सेना बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा फर्स्ट यानी कि सूर्यसेन आंसर आपका। ठीक है, चटगांव आर्मी रेड में इनमें से कौन संबंधित था, तो सूर्यसेन संबंधित था। ठीक है, अब इसी प्रकार चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 67 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 67 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है 67 क्वेश्चन में, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें कह रहा है
टोक्यो में है, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है रंगून में है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाल्डिया, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा फ्रेंड्स कोई मेरे पास वो नहीं है कि मतलब आप लोगों को जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के मैं आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी इशू है, इसको मैं अपना कंटिन्यू ठीक कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है इसका प्रधान कार्यालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए। और इसका जो है फ्रेंड्स आपको क्लास मिल जाएगी 3 बजे से, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, 3 बजे जो है आपको इसका जो है PDF और क्लास जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी क्वेश्चन का आंसर बताइए, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइए। तो जिसको पता आप लोग अपना बताइए कमेंट करके, जिनको नहीं पता मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ठीक है। किसके मन में आया था? सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन उसका औपचारिक गठन जो है 1 सितंबर 1942 को हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 7 जुलाई 1943 को इसकी कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। किसको सौंपी गई थी फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी इसकी कमान आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसके मन में इसकी जो है बात आई थी, तो मोहन सिंह के मन में इसकी जो है बात आई थी, जो कि इनका जो औपचारिक गठन हुआ था वो फ्रेंड्स हुआ था 1 सितंबर 1942 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस ने नारा कौन सा दिया था, तो इन्होंने फ्रेंड्स नारा दिया था दिल्ली चलोगा, ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जिसका मुख्यालय रंगून में था, ठीक है फ्रेंड्स, रंगून में है। आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? रंगून में है, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 68 आप सभी के सामने मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। तो 68 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? गदर पार्टी आपको याद होगा जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा रही तब मैंने इसमें आपको बताया था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको लूसेंट के GK GS पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको पूरा हिस्ट्री पॉलिटी जो है पूरा कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। पॉलिटी क्लास अभी आपकी जल्दी में 30 क्लास में कंप्लीट हुई है, हिस्ट्री भी आपकी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, जिसे मैंने मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और ये क्या है आपका इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य भारत इतिहास, सारे जो है जितने भी हिस्ट्री थे मैंने सभी आपको जो है कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है गदर पार्टी का गठन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है BD सावरकर, सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है रास बिहारी बोस, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है मदन लाल धिंगरी, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। 68 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स 68 क्वेश्चन नंबर में आपको जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ई वाला, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि देखिए जो गदर पार्टी है ना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सेंट फ्रांसिस नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता कौन थे? नेता हृदयालाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह के सहयोग से गदर दल का गठन किया था, ठीक है। किसने किसने मिलकर किया था गदर दल का गठन? फ्रेंड्स अगर हम बात करें गदर पार्टी का गठन किसने किसने किया था, तो लाला हृदयालाल ने और रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह के सहयोग से जो है गदर पार्टी का गठन हुआ था। और ये जो है फ्रेंड्स अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गई थी। रास बिहारी भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। रास बिहारी जो थे फ्रेंड्स वो गदर पार्टी के जो है महत्वपूर्ण सदस्य रहे, ठीक है। तो इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है इनमें से कोई नहीं। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स 69 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए अभी मैंने इसके पहले जो आपको क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है वल्लभ भाई पटेल ने, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है मदन मोहन मालवीय ने, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सन 1930 ईस्वी में, ठीक है, सन 1930 से 1932 के बीच इंग्लैंड में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन। कहाँ पे आयोजित हुए थे फ्रेंड्स? इंग्लैंड में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। पहला 1930 में हुआ, फिर 1931 में, फिर 1932 में, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स भाग किसने लिया था? देखिए सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वर्ष 1930 ईस्वी में। सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1932 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो बताइए कि इन जो इतने लोगों का मैं आपको नाम बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जितेंद्र नाथ मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मदन लाल धिंगरी, सी ऑप्शन कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर, डी ऑप्शन, और ये ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, इनमें से कोई नहीं है, फिर इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो बताइए आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत का संगठित किया, ठीक है, संगठित किया था। बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। आप में से कितने लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है, फटाफट से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आंसर कीजिए जिसको भी पता है। 70 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है अभिनव भारत की, ठीक है। तो अभिनव भारत जो है फ्रेंड्स यह क्या है, यह जो है अभिनव भारत यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में की थी, ठीक है। और उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता था। ओके, समझ में आया यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान से सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में फ्रेंड्स आपका आ गया विनायक दामोदर सावरकर, जिनको जो है किस नाम से और जाना जाता था, तो उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 71 क्वेश्चन नंबर। आज की क्लास में आपको जो है फ्रेंड्स 90 क्वेश्चन तक मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। भी 71 क्वेश्चन नंबर पे आ गए। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से आप लोग पानी वानी पी के बैठिए, क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए 71 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे कह रहा है यदि जल प्रदूषित इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा, ठीक है, क्या होगा, तो आगे चलकर क्या होगा। वर्षा में अवरोधक आएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जल चक्र रुक जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा। एंड ई, डी और ई ऑप्शन जो है सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि जल प्रदूषित इसी तरह होता रहा तो आगे चलकर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 71 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए अगर 71 क्वेश्चन नंबर में अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, ठीक है, जल प्रदूषण आप लोग कमेंट करके बताइए जल प्रदूषण के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। अगर हमारा जो जल दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, कैसा हम लोग जल पियेंगे, तो उससे नई नई बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है। अगर हम लोग दूषित जल पियेंगे तो उससे क्या होगी, एक से अधिक बीमारियाँ फैलेंगी शरीर में। आप लोग दवा खाएंगे, दवा खाने से जो दवा की एलर्जी से अलग बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो देखिए जल प्रदूषण की तीव्रता अगर संपूर्ण परिस्थिति और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा तो क्या होगा, विशेष रूप से जलीय जीवों को जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर होता है, ठीक है। जैसे कि जलीय जीव जो होते हैं फ्रेंड्स उनकी क्या होगी, उनकी तो मृत्यु हो जाएगी, प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगेगी। फलस्वरूप क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। साथ ही जो शैवाल हैं, खरपतवार हैं आदि आने की से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा और उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो जलीय जीव क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ई वाला, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है इसमें। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 72 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स 72 क्वेश्चन नंबर कह रहा है सरकार की बाग परियोजना का उद्देश्य है। तो सरकार की बाग परियोजना का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है बाग की आदतों का अध्ययन करना, बाग की आदतों का अध्ययन करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारतीय बाग को समाप्त होने से बचाना। एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अपना जो है क्वेश्चन का आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। सरकार की बाग परियोजना का क्या उद्देश्य है, सरकार की बाग परियोजना का क्या उद्देश्य है, अपना कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आपका करेक्ट रहेगा। 72 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय पशु बाग को संरक्षित करने के उद्देश्य से क्या किया है, इन्होंने जो है फ्रेंड्स इनका जो फ्रेंड्स उद्देश्य है वो 1 अप्रैल 1973 में बाग परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट को इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है।
अगर हम बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस समय देश की कुल 25 अभयारण्यों में बाघ परियोजना चल रही थी। ठीक है, कितने देश में चल रही थी फ्रेंड्स? 25, कुल 25 देश में जो है 25 देश में क्या चल रहा था? बाघ यानी कि टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चल रही थी। ठीक है, और उसी बीच क्या होता है, ये उद्देश्य जो है राष्ट्रीय पशु बाघ को लुप्त होने से बचाना तथा उन्हें उचित प्राकृतिक आवास और अवैध शिकारियों के संरक्षण प्रदान करना था। ओके, समझ में आया? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? तो 72 में आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ठीक है, अब देखिए 73 क्वेश्चन नंबर पे हम बात करेंगे। 73 क्वेश्चन नंबर जो आप सभी के सामने है, 73 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है यूरोप, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, डी और ई ऑप्शन सब में आपको सेम देखने को मिलेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को पता है कि पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ठीक है, तो बताइए पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन सा देश जाना था? अपना अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना अपना आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बताइए 73 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप को पक्षियों, ठीक है, कौन सा फ्रेंड? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको, एक ऐसा महाद्वीप है जिसको पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम बात करेंगे 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 74 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि मैदान में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है 50, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 40, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 33, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मैदानों में पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो बताइए किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? आप में से जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए किसको किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी वाला, यानी कि 33%। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 33%, यानी कि मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम का हेतु जो वनावरण का न्यूनतम परसेंटेज होता है वो फ्रेंड्स होता है 33%। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है इसमें 33% सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 75 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने। 75 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना, ठीक है, पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन रहेगा A.G. टांसले ने, सेकंड ऑप्शन रहेगा चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन रहेगा C.C. पार्क ने, एंड डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स, अपना अपना आंसर बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? बताइए आंसर किसको पता है? ए वाला ऑप्शन A.G. टांसले ने पारिस्थितिकीय तंत्र की, तो एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आंसर आपने दिया है फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? तो A.G. टांसले ने किया है। अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया था? 1935 ईस्वी में इन्होंने जो है इसका जो है प्रयोग किया था। अगर हम बात करें कि जीवीय समुदाय तथा निर्जीव वातावरण के संबंध को इकोसिस्टम तथा इसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया था सभी को? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ कूट वर्ड दिए गए। 76 क्वेश्चन नंबर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा आप लोग विचार करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है जब सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर बताते रहते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा रहता है क्लास को अटेंड करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कथन, कह रहा है कथन और जो है निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो कथन ए है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा।
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है यह विज्ञापित जो देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती। तो बताइए इसमें निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला इसमें कूट वर्ड दिया गया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ए सही है परंतु आर गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा 76 क्वेश्चन नंबर में, तो इसमें देखिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने द्वारा सन 1998 में जारी विज्ञापित में प्लास्टिक की जो थैलियों की समस्या है, इस समस्या से निपटने के उपाय किए हैं। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर जो है ये गलत रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 80 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर पे हम बात करेंगे परिस्थिति के जनक कौन है। पारिस्थिति के जनक कौन है। पहला ऑप्शन कह रहा है अर्नेस्ट हैकेल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है चार्ल्स डार्विन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ई वार्मिंग, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। पारिस्थिति के जनक कौन है, पारिस्थिति के जनक कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पारिस्थिति के जनक कौन है, किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पारिस्थिति के जनक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पारिस्थिति के जनक कौन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें मैं आपको बता दूं पारिस्थिति यानी कि जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी के जनक जो है जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल हैं, जबकि पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टांसले ने 1935 में किया था। कब किया था फ्रेंड्स, 1935 में एजी टांसले ने किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, एजी टांसले जो कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में दिया गया है अर्नेस्ट हैकेल। हाँ यहाँ पे आपका सही है, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। पहला ऑप्शन कह रहा है घास स्थल के, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है कृषि उत्पादक के, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है कि वायुमंडलीय संतुलन के, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। अपना आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, एरिया की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बताइए 81 क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 81 क्वेश्चन नंबर में कि जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है। तो जीवमंडलीय आरक्षित जो क्षेत्र है स्थलीय और तटीय परिस्थितियों की प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। ठीक है, कैसा क्षेत्र है फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय क्षेत्र है। और अब तक अपने देश में कुल 18 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, समझ में यहाँ तक सभी को। अब देखिए इसी प्रकार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो कौन से निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है पक्षी, मछली, घोंघा, जलपादक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जलपादक, घोंघा, मछली, पक्षी, सी ऑप्शन कह रहा है घोंघा, जलपादक, मछली और पक्षी। इसी प्रकार से डी और ई ऑप्शन जो आपका सेम रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप में से कितने लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर 82 क्वेश्चन नंबर का। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जलीय पर्यावरण में, ठीक है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला जो होती है, आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्न अनुक्रम में बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बढ़ता है, निम्न अनुक्रम में बढ़ता है, जैसे कि जलपादक, फिर घोंघा, फिर मछली, फिर पक्षी। अतः भारत सरकार ने डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने डीडीटी का जो छिड़काव होता है, जो उपयोग होता है, इसे बंद कर दिया है। इसे हानिकारक रसायन के रूप में रखा जाता है। ओके, समझ में आया। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 83 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 83 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि किस नगर के प्रदूषण
करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझा आप लोगों ने। किस नगर की, यहाँ पे बात हो रही किस नगर की, ठीक है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है आबू, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आगरा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अमृतसर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स 83 क्वेश्चन नंबर की यहाँ बात हो रही है। 83 क्वेश्चन नंबर में उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपका आगरा है, ठीक है, आगरा कौन कौन गया है घूमने, कमेंट करके एक बार बताइए आगरा कौन कौन गया है, किसने किसने अभी तक आगरा भी कौन कौन गया है, कौन कौन जाने का प्लानिंग कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से किसको पता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा में ताजमहल है, ठीक है। आगरा नगर महान मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि विश्व की एक अनुपम धरोहर है। संगमरमर निर्मित ताज आज जो है पर्यावरण प्रदूषण का शिकार हो रहा है, अपने अप्रतिम सौंदर्य को खोता जा रहा है। नगर की परिधि और पास में स्थिति जो तेल शोधक कारखाना और चमड़ा उद्योग से निकलने वाली जो जहरीली गैस और रसायन प्रदूषक कारक है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों से निकलने वाली गैसों से ताजमहल जो है फ्रेंड्स वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ताजमहल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, प्रभावित हो रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नगर के उद्योगों एवं स्वचालित वाहनों को प्राकृतिक गैस पर आधारित उद्योगों एवं वाहनों के संचालित होने का आदेश दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आगरा, यानी कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, आगरा में जो ताजमहल है वो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। जो वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, कारखानों से जो निकलने वाला धुआं है, उससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, इसको मना किया गया है। इसकी वजह से क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसे परिवर्तित किया गया है, ओके। अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, या ईवीएस से सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। अच्छा फ्रेंड्स, आप में से किसको ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला बताइए किसको पता है। ओजोन जो है, ओजोन को मतलब O2 है, O3, O4 क्या है, ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके किसको पता है, ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन कह रहा है प्रतिशत को प्रयुक्त होने वाला CFC यानी कि 12। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विलायक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफार्म। सी ऑप्शन कह रहा है अग्निशामक में प्रयुक्त हिलान 12-11। इसके बाद डी और ये ऑप्शन सभी में आपको सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका ओजोन परत है, ठीक है, वायुमंडल में स्थित, यानी कि जो आपका ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली जो कैंसर कारक पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, परंतु जो परत में हुआ जो छिद्र है आज जो है विश्व पर्यावरण के लिए एक विकट समस्या बन गई है। ओजोन परत में इस रिक्तियों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और मैथिल क्लोरोफार्म विलायक तथा हेलन 12-11 अग्निशामक गैस उत्तरदायी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सभी जो गैसें हैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे जो है ओजोन परत में जो है क्षरण कर रही हैं, इसमें छेद हो रहा है, और जिसमें से जो आपकी जो आती है सूर्य की जो किरणें आती हैं पराबैंगनी किरणें, उसको क्या करती हैं, रोकने का कार्य करती थी ओजोन परत। लेकिन अब ओजोन परत में भी क्या हो गया, छेद हो गया, तो जो परत जो है डायरेक्ट जो है सूर्य की किरणें आ रही हैं हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिससे कैंसर का खतरा जो है फ्रेंड्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार हम बात करेंगे 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 85 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। 85 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है मरुस्थलीय, सेकंड कह रहा है घास के मैदान, थर्ड कह रहा है पर्वतीय, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। 85 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किसको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे 85 क्वेश्चन नंबर में। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 70.78% जल तथा 29.22% स्थल है, और संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो फ्रेंड्स 510 लाख
510,100,448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में आपका जो है ई वाला आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक परिस्थिति आतंकवादी माना गया है। पहला कह रहा है बबूल, दूसरा कह रहा है अमलतास, तीसरा कह रहा है नीम, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। अपना जो है क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक परिस्थिति आतंकवादी माना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 88 क्वेश्चन नंबर है। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका। अपना आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। 88 क्वेश्चन नंबर में आपको कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सामाजिक वानिकी जो है, ये सामाजिक वानिकी प्रसिद्ध वृक्ष यूकेलिप्टिस यानी कि कागज उद्योग और दवा निर्माण में सहायक होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है। ठीक है, और भूमि के नीचे यह अत्यधिक जल अवशोषण और उर्वरा शक्ति को कम कर देने के कारण इसे पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। ओके, समझ में आया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है निम्नलिखित में सॉरी फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे आप सभी के सामने है। 89 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। अम्ल वृष्टि का कारण कौन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है अम्ल वर्षा की। ठीक है, अम्ल वर्षा यानी कि 89 क्वेश्चन में अम्ल वर्षा की बात हो रही है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका सी आंसर यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वृष्टि का कारण बनती है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए अम्ल वृष्टि का कारण बनती है, इसका क्या इसमें मतलब क्या क्या मतलब वो है आपका निगेटिव क्या क्या है बताइए। अम्ल वृष्टि से क्या क्या आपकी हानिकारक होती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया आप सभी के सामने। 90 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। 90 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है। कौन GDM के लिए सत्य नहीं है। देखिए ये जीके जीएस में आपको करा रही हूँ जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, जीके जीएस में आप लोग जानते हैं जीके जीएस जो है आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो इसमें आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसा कि आपका मान लीजिए आपका EVS हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, सिविक्स हो गया। तो सारे जो है चैप्टर इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स मैं आपको जीके जीएस के 90 क्वेश्चन में करा रही हूँ। ठीक है, 90 क्वेश्चन मैं आपको जीके जीएस से करा रही हूँ, जिसमें आपके जो है स्टार्टिंग मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे हिस्ट्री के, फिर उसके बाद इसमें कुछ सीवीएस के क्वेश्चन आ गए, कुछ आपके इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कुछ आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ EVS के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन उसमें आपके इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपने जो पूछा। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है मैं आपको जो क्लास दे रही हूँ, इस क्लास की जो है PDF 3 बजे आपको मिल जाएगी खुशबू एकेडमी पे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। और कहीं से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करने से काफ़ी अच्छा लगता है और आप समझ में भी आता है कि आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है, तो आप लोग सारी क्लासेस देखा करिए जो आपका। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो पॉलिटी है, पॉलिटी पूरी कंप्लीट करा दी। 30 क्लास में पॉलिटी आपकी कंप्लीट कराई मैंने, और आप बहुत अच्छे से समझाया है कि पॉइंट करके। तो आप लोग समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर कहीं वहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। और जिसको नहीं पता मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊँगी इस क्वेश्चन का आंसर। कौन GDM के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है यह हरित गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ये ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। DE ऑप्शन आपका सभी में सेम रहता है, इनमें से कोई नहीं, फिर इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और जो कल देखिए आज की क्लास में जो है फ्रेंड्स आपका 90 क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है।
कल की क्लास में जो है मैं आपको प्रैक्टिस सेट सेकंड कराऊंगी, ठीक है। और आप लोगों को जो है 3 बजे क्लास मिल जाएगी। आप सभी लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, देखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी एक बार सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है।